एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर पावर सबमरीन की, जो कि भारत बनाना चाहता है, अटैक सबमरीन बनाना चाहता है। अभी हमारा इंडिजिनस कोई भी अटैक सबमरीन नहीं है। हमारे पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। वो इस तरह से नहीं है कि किसी दूसरे सबमरीन पर वो अटैक कर सकता है, उसका पीछा कर सकता है, उसको निशाना बना सकता है, ऐसा नहीं है। वो असल में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए होता है। यदि दुश्मन हमारे किसी न्यूक्लियर ठिकाने पर अटैक कर देता है या सारे न्यूक्लियर ठिकाने पर अटैक कर देता है, तब समंदर के अंदर ऐसे किसी स्थान पर हमारा सबमरीन छुपा रहेगा और वहां से वो न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ सकता है और अपने दुश्मन पर निशाना लगा सकता है। इस कारण से वो सबमरीन हमारे पास है। अब 6 सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जो अटैक सबमरीन होने वाले हैं, वो भारत बनाना चाह रहा है और इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इस साल तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, एनओसी दे दिया जाएगा, एनओडी दे दिया जाएगा, जो भी आप कह सकते हैं, यानी कि उस पर खर्चा किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि एक सबमरीन पर कुछ 15,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है और इसकी पहली सबमरीन 2032 तक लॉन्च हो सकती है, इंडक्ट हो सकती है। 6 सबमरीन जो भारत को चाहिए वो 3+3 बेसिस पे होंगी। पहले 3 सबमरीन को मंजूरी दी जाएगी, फिर उसके बाद 3 सबमरीन को और मंजूरी दी जाएगी। एक सबमरीन पे 15,000 करोड़ रुपए खर्च करना एक बड़ी बात तो है, पर हम जो रशिया से लीज पर इस प्रकार के सबमरीन लिए हुए हैं वो $3 बिलियन की है। लगभग 21 से 22 हजार करोड़ रुपए की हमें वो पड़ रही है, तो उससे तो ये सबमरीन सस्ती ही होगी। पर फिर भी एक बड़ी धनराशि है, पर 2032 तक इसको इंडक्ट करना है। तो इतने समय में जो ये बीच में पूरा समय रहेगा, 10 से 11 साल का समय रहेगा, उसमें 15,000 करोड़ रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए भारत इसको अब आगे बढ़ाने वाला है और इस प्रोजेक्ट के लिए सीरियस होने वाला है। चीन से टक्कर लेने के लिए इस प्रकार के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर चीन की स्थिति की हम लोग बात करें तो चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी नेवी है। उनके पास कुछ 50 कन्वेंशनल सबमरीन है और 10 जो हम बनाना चाह रहे हैं सबमरीन, वो 10 ऑलरेडी उनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, अटैक सबमरीन है। तो ये स्थिति है उनकी। भारत के पास अगर अटैक सबमरीन की बात की जाए तो रशिया से ली हुई INS चक्रा है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। इसके अलावा 10 से 11 हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन तो हैं, पर कन्वेंशनल सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। यदि कन्वेंशनल सबमरीन 2 से 3 दिनों में सतह पर आती है तो वहीं न्यूक्लियर पावर सबमरीन महीनों तक सतह के अंदर ही रहती है। इसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नेवी से रिलेटेड खबर की हम लोग बात करें तो इंडियन नेवी को यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए टेंडरिंग भी की गई है। 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर चाहिए, पर उसमें अभी समय लगने वाला है। इसलिए इंडियन नेवी चाहती है कि लीज के माध्यम से वो कुछ 24 की संख्या में इस प्रकार के हेलीकॉप्टर ले लें और ये निकलकर सामने आया कि 1.5 से 2 सालों के लिए ये लीज अग्रीमेंट होने वाला है। जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत सरकार ने इन हेलीकॉप्टरों को प्राप्त करने के लिए मार्केट सर्वे किया तो कुछ 16 से लेकर 20 तक कंपनियां सामने आई, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर को लीज पर देना ये बहुत छोटा काम होता है और इसके लिए देसी कंपनियां भी हैं, विदेशी कंपनियां भी हैं। तो ढेर सारी कंपनियां इंडियन नेवी के सामने आ गईं और वो 40 लाख से लेके लगभग 3.5 करोड़ रुपए प्रति माह के दर पर हेलीकॉप्टर देने को तैयार है। इनमें कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, कुछ बड़ी कंपनियां भी हैं। ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके पास 2 से 3 हेलीकॉप्टर ही केवल हैं। तो जिनके पास 2 से 3 हेलीकॉप्टर है, जाहिर सी बात है उनका दाम सस्ता ही रहेगा और जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका दाम महंगा रहेगा। सस्ते के नाम पे किसी ऐसी कंपनी से इन हेलीकॉप्टरों को न खरीद लिया जाए जिनको फिर मेंटेनेंस देना मुश्किल पड़ जाए। इसलिए अब RFI जारी किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास ही इंडियन नेवी जाएगी, भारत सरकार जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाएगी। नए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जो सिविलियन हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करते हैं, वही सिविलियन हेलीकॉप्टर उठा के वो नेवी को दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। नए हेलीकॉप्टर होने चाहिए, बेहतरीन कंडीशन में होने चाहिए। इसलिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास अब भारत सरकार जाने वाली है। RFI सबको भेजेगी, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भेजेगी और फिर वो अपना दाम कोट करेंगे और उसके हिसाब से आगे प्रोसीड किया जाएगा। ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज हुई थी कई कॉन्ट्रैक्टरों से बात करने की, वो इसलिए हुई थी किस दाम पर हमें कौन सा हेलीकॉप्टर प्राप्त हो सकता है। बात करेंगे अपने आर्मी प्रमुख के बयान की, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जितना भी LAC पे चीन के साथ सिनारियो चल रहा है, ये सिनारियो जब से स्टार्ट हुआ है और आज तक हमने 1 इंच जमीन नहीं गंवाई है दुश्मन के हाथों।
यानी कि जो पहले इस सिनारियो के स्टार्ट होने से पहले की स्थिति थी वो अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे लोग जिनका कहना है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली और पाकिस्तानी इस पर खुश होते हैं, तो उनके मुंह पर एक ताला लग सकता है, पर बोलने वाले बोलते रहेंगे। हमें अपने आर्मी प्रमुख पर पूरा विश्वास है। उन्होंने अगर कह दिया है कि एक इंच भी जमीन नहीं गई तो नहीं गई है, इस पर कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल आर्मी हमेशा सच बोलती है, झूठ का कोई भी पुलिंदा नहीं बांधती है। बात करते हैं अमेरिका और ताइवान के रिश्तों की। PAC-3 यानी कि पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ताइवान यूएस से लेने का अब फैसला कर चुका है। एक्चुअल में ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जो MOU पहले हुआ था 2019 में हुआ था, उसी को अब अंजाम दिया जा रहा है और अमेरिका से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खरीदे जा रहे हैं। इससे पहले जुलाई में ही चीन ने ताइवान को आगाह किया था कि उनका जो पैट्रियट सिस्टम, पुराना पैट्रियट सिस्टम है, उसके अपग्रेडेशन का कॉन्ट्रैक्ट जो अमेरिका को दिया गया है वो ना दिया जाए। इस प्रकार से अगर करेगा ताइवान तो वो लॉकहीड मार्टिन पे सैंक्शंस लगा देंगे, और सैंक्शंस लगाया भी। मुझे नहीं पता कि चीन लॉकहीड मार्टिन से क्या लेता है, क्या देता है, पर सैंक्शन नाम का उन्होंने जरूर लगा दिया। अमेरिका की कॉपी करने का प्रयास तो वो करते ही रहते हैं। तो फिर से ताइवान ने चीन को ठेंगा दिखाया है और अमेरिका से फिर एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है। अमेरिका और विश्व के दूसरे देश भी कोई डिप्लोमेटिक टाई अप ताइवान से नहीं रखते हैं, फिर भी अमेरिका ने ये अपने पार्लियामेंट में पास किया हुआ है कि ताइवान की जितनी भी हो सकेगा हेल्प वो करेंगे, और उन सिस्टम्स के द्वारा करेंगे जो उनके देश में इस्तेमाल होते हैं, वही सेम सिस्टम वो ताइवान को प्रोवाइड करेंगे। उसी के तहत वो ताइवान को बार बार हथियार हैं वो बेचते रहते हैं, अत्याधुनिक हथियार बेचते हैं, ताकि चीन के खिलाफ ताइवान खड़ा हो सके, एटलीस्ट अपनी सुरक्षा कर सके। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के भारत से रिश्ते और पाकिस्तान के अफगानिस्तान से रिश्तों की बात। सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं। तो अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अफगानिस्तान में वॉर क्रिएट करना चाहती है। एक्चुअल में कुछ 24 घंटों में उनकी 20 सिटीज में ऑलरेडी वॉर जैसे सिनारियो हो चुके हैं। तालिबान से उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई चल रही है और उनके जो नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि अब कि पाकिस्तान द्वारा ये चीज सारी करवाई जा रही है। तालिबान के जो शैडो गवर्नर हैं उनको ISI ने बुलाया और कहा कि अफगानिस्तान में वॉर करनी है, उनको वॉर लाइक सिनेरियो बनाने हैं, ताकि जो पीस टेबल पर जो बातचीत चल रही है उसमें तालिबान का हाथ ऊपर से रहे। यही चीज पाकिस्तान क्रिएट करना चाहता है। तो वहीं अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स के द्वारा ये कहा गया कि पाकिस्तान हमेशा से यही करता आया है, अफगान लोगों का खून बहाता आया है और वो फिर से यही चीज कर रहा है अपनी जो उल्लू है उसको सीधा करने के लिए। तो पाकिस्तान से हम लोग और ज्यादा क्या उम्मीदें भी रख सकते हैं। पाकिस्तान जो भारत के साथ शांति समझौते बढ़ा रहा है, शांति की बात कर रहा है, उसी के तहत लव लेटर लिखे जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इमरान खान को लिखा, इमरान खान ने वापस प्रधानमंत्री को लिखा। हमारे प्रधानमंत्री ने यह लिखा था कि टेरर फ्री वातावरण होना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने यह लिख दिया कि शांति वो भी चाहते हैं, कश्मीर का सोल्यूशन होना चाहिए ये कह के। तो दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे को लव लेटर लिख दिया गया। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो भारत से कॉटन इंपोर्ट करेगा, करने को तैयार हो चुका है, या उसकी जो उन्होंने बैन लगाया हुआ था उसको अब वो बैन हटा रहे हैं और फिर से कॉटन का आयात होने लगेगा। एक्चुअल में पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत से कॉटन लेता है और उनकी इंडस्ट्री जो कॉटन इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री है, वो भारत के कॉटन से काफी रोजगार देती है, प्राप्त करती है वहां की जनता। तो अब वो कॉटन से जो बैन हटा रहे हैं वो उन्हीं के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो रहा, हमारा तो कॉटन बिक ही रहा है, उनके देश के लिए अभी अच्छा हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा काम वो नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य चीजों से भी वो बैन हटाने वाले हैं। तो अपनी उपयोगिता वाली चीजों से वो बैन हटा रहे हैं, भारत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर भारत के लिए वो कुछ कर सकते हैं तो टेरर फ्री वातावरण रखें, तभी कुछ आगे चल के बात होने वाली है, जो वो रख नहीं सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये शांति समझौता है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। एक दो वो टेररिस्ट की घटनाएं कर देंगे, काम फिर से गुड़ का गोबर हो जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।